नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, कुलधरा का राज। कुलधरा। अह, एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में रेगिस्तान की वीरानी और हाँ, एक थोड़ा सा वो भूतिया एहसास जगा देता है ना। बिल्कुल, राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूर थार रेगिस्तान में बसी एक जगह जो लगभग 2 सदियों से एकदम खामोश पड़ी है, खाली, वीरान। सही कहा। कुलधरा एक नाम जो डर, रहस्य और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के अचानक गायब हो जाने की हैरत अंगेज कहानी से जुड़ा है। हाँ, सोचो तो, कहते हैं यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव हुआ करते थे। एक पूरी बसलिंग सिविलाइजेशन थी, और फिर एक रात बस सब कुछ खाली हो गया। जैसे हवा में घुल गए हो सब, पूरा का पूरा इलाका जैसे किसी ने निगल लिया हो। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ रिसर्च एनालिसिस और आर्टिकल्स हैं जो इस जगह के इतिहास, इससे जुड़ी लोक कथाओं और हाँ, इसका जो ये पैरानॉर्मल रेप्यूटेशन है उसकी भी पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो मतलब अलग अलग एंगल से देखेंगे। बिल्कुल, ये सोर्सेज हमें इस कहानी के अलग अलग, कभी कभी तो कॉन्ट्राडिक्टरी पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं कुलधरा के इस रहस्यमयी सफर को। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, इंसानी जज्बातों और कुछ ऐसे सवालों की दास्तान है जिनके जवाब शायद शायद आज भी रेत में कहीं दफन है। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। ये कुलधरा है कहाँ एग्जैक्टली, और ये पालीवाल ब्राह्मण थे कौन, कहाँ से आए थे? राइट। तो कुलधरा जैसलमेर शहर से करीब 18 किलोमीटर साउथ वेस्ट में पड़ता है और इलाका है थार रेगिस्तान का हिस्सा। थार रेगिस्तान मतलब कंडीशंस तो काफी चैलेंजिंग होंगी वहाँ। अरे बहुत ज्यादा सूखा इलाका है। बारिश, आप अंदाजा लगाओ, साल में एवरेज सिर्फ 150 से 250 मिलीमीटर। बस 150-250 मतलब ना के बराबर। इसमें जिंदगी कैसे चलती होगी? का थ्राइव करना, ये अपने आप में कहानी है। बिल्कुल। तो फिर ये पालीवाल ब्राह्मण यहाँ आए कैसे और कब, और सरवाइव कैसे किया इन्होंने? हाँ, यही तो जानना है। यही तो उनके इंजेन्युइटी थी। कमाल के लोग थे। सोर्सेज बताते हैं कि लगभग 13वीं सदी के आसपास, कुछ 1291 एडी का जिक्र भी करते हैं, ये पालीवाल ब्राह्मण यहाँ आकर बसे थे। 13वीं सदी में? अच्छा। हाँ, और ये लोग मतलब बड़े मेहनती, समझदार और काफी इनोवेटिव थे। इनोवेटिव किस तरह से? हाउ डिड दे मास्टर द डेजर्ट? कई चीजें। एक, वो डेजर्ट फार्मिंग में माहिर थे। बाजरा, ज्वार, दालें जैसी फसलें उगा लेते थे जो ऐसी कंडीशंस में किसी मिरेकल से कम नहीं है। सच में कमाल है। और दूसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने पानी बचाने और इकट्ठा करने के बेहतरीन तरीके, हम कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स डेवलप किए थे। वाटर हार्वेस्टिंग रेगिस्तान में? हाँ, कुएं, बावड़ियां जिन्हें स्टेपवेल्स कहते हैं, तालाब। हाँ। उन्होंने पानी की हर बूंद की कीमत समझी थी और उसे सहेजा था। वाओ, मतलब उन्होंने लिटरली रेगिस्तान में ओएसिस बना दिए थे। ये तो जबरदस्त बात है। काफी हद तक, हाँ। उनका सोशल स्ट्रक्चर भी मजबूत था। एक तरह का सेल्फ गवर्नेंस टाइप का सिस्टम था उनका। अच्छा। और वो सिर्फ किसान नहीं थे, ट्रेड में भी काफी कुशल थे। इसी वजह से एक जमाने में कुलधारा और आसपास के 83 गांव मिलकर एक बहुत ही प्रॉस्परस इलाका बन गए थे। 83 गांव एक साथ इतने समृद्ध? हाँ, एक थ्राइविंग हब राइट इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। सोचिए जरा। अमेजिंग। ब्रेन्स एंड हार्डवर्क। वाकई ज्योग्राफी बदल सकते हैं। लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बाद ये सब खत्म कैसे हो गया? वो 1825 का साल, सब कहते हैं जब सब कुछ बदल गया। क्या है वो सबसे मशहूर कहानी उसके पीछे, द वन एवरीवन टॉक्स अबाउट? हाँ, 1825 वो पिवटल ईयर है इस कहानी में, और जो सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी है वो जैसलमेर रियासत के उस वक्त के दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर सलीम सिंह से जुड़ी है। सलीम सिंह, ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, सलीम सिंह का नाम हिस्ट्री में एक पावरफुल लेकिन बहुत ही क्रूअल, मतलब रूथलेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दर्ज है। ओहो, तो इस जालिम दीवान ने क्या किया कुलधरा में? कहानी के वर्जन्स हैं थोड़े अलग अलग, लेकिन कोर आइडिया ये है कि सलीम सिंह की बुरी नज़र कुलधरा के गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। कहते हैं वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। अच्छा। और सलीम सिंह वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की सौंप दो या फिर भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। धमकी? शादी के लिए?
हाँ, कुछ वर्जन्स में भारी भरकम टैक्सेस की बात भी आती है कि वो उनकी जमीन हड़पना चाहता था। बेसिकली जुल्म की इंतहा कर दी थी उसने। यानी इज्जत का सवाल था, अपनी कम्युनिटी की ऑनर का। ऐसे पावरफुल आदमी से टक्कर लेना तो मतलब बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, ये ऑनर का मामला बन गया। कहते हैं पाली वालों के सभी 84 गांव के मुखियाओं ने मिलकर एक सीक्रेट पंचायत की, रात के अंधेरे में। 84 गांव के मुखिया एक साथ? हाँ, और वहां एक हिस्टोरिक फैसला लिया गया गांव छोड़ने का। अपनी इज्जत और स्वाभिमान बचाने के लिए अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़ देने का फैसला। सब कुछ एक साथ? 84 गांव के लोग? ये कैसे? द स्टोरी गोज, हाँ? एक रात का एक्सोडस। कहानी के मुताबिक 1825 की एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 83 गांव के करीब 1500 से 2000 लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, अपना घर, सामान सब कुछ छोड़कर रातों रात कहीं गायब हो गए। गायब कहाँ? जैसे हवा में इवेपोरेट हो गए हों, किसी को पता नहीं चला। एक रात में 1500-2000 लोग? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कहाँ गए वो सब? किसी को भनक तक नहीं लगी। ये सुनकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इट साउंड्स अनबिलीवेबल। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, द ग्रेट वैनिशिंग। वो कहाँ गए, कैसे गए, इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है। और वो श्राप वाली बात? हाँ, और कहते हैं जाते जाते वो एक भयानक श्राप, एक कर्स देकर गए कि ये जमीन अब हमेशा वीरान रहेगी या फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और तब से आज तक देखो, लगभग 200 साल हो गए, कुलधरा वीरान है, खाली पड़ा है, जैसे श्राप सच हो गया हो। उफ, ये कहानी तो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है एकदम। एकदम। लेकिन अब थोड़ा क्रिटिकली सोचते हैं, क्या इस ड्रामेटिक स्टोरी के पीछे हिस्टोरिकल एविडेंस है? मतलब सलीम सिंह, 84 गांव, एक रात का एक्सोडस, श्राप, क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स, कुछ मिलता है? यहीं पर मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो कई सवाल उठते हैं। जैसे पहली बात, 1825 के टाइम के रिटन डॉक्यूमेंट्स यानी प्राइमरी सोर्सेज जो इस इवेंट को डायरेक्टली कंफर्म करते हों, वो बहुत कम है, या कह लो ना के बराबर है ही नहीं। तो फिर ये कहानी इतनी स्ट्रांग कैसे हुई, फैली कैसे? ज्यादातर जानकारी जेनरेशन टू जेनरेशन चली आ रहे फोक टेल्स यानी ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड है। लोगों ने सुना, आगे सुनाया, कहानी बढ़ती गई। बाद में हिस्टोरियंस और फोकलोरिस्ट्स ने इन कहानियों को कंपाइल किया। अच्छा, ओरल ट्रेडिशन। दूसरी बात, सलीम सिंह बेशक एक क्रूअल दीवान था, हिस्ट्री इस बात को मानती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुलधारा के मामले में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसके स्पेसिफिक ऑर्डर्स के पुख्ता सरकारी रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, वो कम मिलते हैं। मतलब कहानी जितनी पॉपुलर है, डायरेक्ट एविडेंस उतना सॉलिड नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ा गैप है। और इतने सारे लोगों का एक रात में गायब हो जाना प्रैक्टिकलिटीज पे सवाल उठाती है ना? वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस जमाने में अर्ली 19th सेंचुरी में कोई सिस्टमैटिक सेंसस या पॉपुलेशन रिकॉर्ड रखने का सिस्टम नहीं था, खासकर रूरल एरियाज में। हाँ, सही बात है। तो इतने लार्ज स्केल पर लोगों का मूवमेंट ट्रैक करना वैसे भी मुश्किल था। तो ये एक रात वाली बात हो सकता है कहानी को ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए बाद में जोड़ दी गई हो, ओवर टाइम। तो क्या ये पॉसिबल है कि गांव खाली होने की वजह कुछ और रही हो, और सलीम सिंह की कहानी, क्योंकि वो ऑलरेडी बदनाम था, बाद में इस घटना से जुड़ गई हो? मतलब एक कन्वीनियंट विलन मिल गया कहानी को। कई स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। सलीम सिंह वाली कहानी एक बहुत कंपेलिंग नैरेटिव बनाती है, जुल्म वर्सेस स्वाभिमान, हीरो वर्सेस विलन टाइप। हाँ, सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन हो सकता है असल वजह ज्यादा प्रैक्टिकल, लेस ड्रामेटिक रही हो। कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी हैं जो इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। ऑल्टरनेटिव थियरीज जैसे कि? और क्या वजह हो सकती हैं इस मास अबैंडनमेंट के पीछे? एक स्ट्रॉन्ग थियरी है वाटर क्राइसिस की। देखो, हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। हो सकता है टाइम के साथ ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया हो। पाली वालों ने जो बेहतरीन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, वो शायद सूख गए हों। कुएं, बावड़ियां सब सूख गए। मुमकिन है। और पानी के बिना रेगिस्तान में लाइफ इम्पॉसिबल है। ये काफी लॉजिकल रीजन लगता है किसी भी सेटलमेंट के उजड़ने का, खासकर रेगिस्तान में। हाँ, पानी का संकट तो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। मेक्स कंप्लीट सेंस। और कोई और थ्योरी?
दूसरी पॉसिबिलिटी है इकोनॉमिक डिक्लाइन की। आर्थिक पतन? हाँ, शायद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ने के बाद ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स बदल गए हों, रियासत ने टैक्सेस बढ़ा दिए हों, जैसा कि सलीम सिंह वाली कहानी का एक एलिमेंट कहता भी है। हो सकता है खेती शायद प्रॉफिटेबल ना रही हो। तो इकोनॉमिक प्रेशर में लोग बेहतर मौकों की तलाश में कहीं और चले गए हों। माइग्रेशन फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल, ये भी काफी प्लॉजिबल लगता है। पेट का सवाल भी तो होता है आखिर। सही बात है। एनीथिंग एल्स? बिल्कुल। एक और थियरी है किसी एपिडेमिक या नेचुरल डिजास्टर की, महामारी या कोई आपदा। हाँ। 19th सेंचुरी में प्लेग, कॉलरा जैसी महामारियां, एपिडेमिक्स बहुत आम थी, जो पूरे के पूरे गांव को वाइप आउट कर सकती थी। या फिर कोई बड़ा अर्थक्वेक आया हो, या लगातार कई सालों तक भयानक सूखा पड़ा हो। ऐसी नेचुरल कैलामिटीज भी लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं, रातों रात नहीं पर जल्दी। हाँ, ये भी मुमकिन है। और एक बात जो पहले आई थी कि शायद ये सब एक रात में ना हुआ हो। हाँ, वो चौथी थियरी है, ग्रेजुअल अबैंडनमेंट की। धीरे धीरे खाली होना। एग्जैक्टली। मतलब गांव एक रात में नहीं बल्कि धीरे धीरे ओवर सेवरल इयर्स और मे बी इवन डेकेड्स खाली हुआ हो सकता है यंगर जनरेशन बेटर लाइफ की तलाश में शहरों की तरफ मूव करने लगी हो। हाँ, ये तो होता है। धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डीके होने लगा और गांव आखिरकार वीरान हो गया। और बाद में इस स्लो प्रोसेस को लोक कथाओं ने एक रात का ड्रामेटिक मेमोरेबल ट्विस्ट दे दिया हो, कहानी को ज्यादा यादगार बनाने के लिए। ओह, ये सारी थ्योरी सुनने के बाद सलीम सिंह वाली कहानी पर थोड़ा डाउट तो होता है, पर फिर भी सच तो ये है कि जगह वीरान तो हुई। आज अगर कोई कुलधरा जाए तो वहां क्या दिखता है? क्या वो रुइंस कुछ बताते हैं? व्हाट इज द आर्कियोलॉजी से? आज कुलधरा एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, और हाँ, वो रुइंस बहुत कुछ कहते हैं। वहाँ करीब 400 घरों के खंडर मौजूद हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ डीके में। 400 घर? मतलब काफी बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड गांव रहा होगा। ऑलमोस्ट एक टाउन कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, और लेआउट देखकर लगता है कि ये एक प्लान सेटलमेंट था। सीधी गलियां हैं, एक तरह का ग्रिड पैटर्न जैसा कुछ दिखता है। प्लान सेटलमेंट? वाह। मंदिरों के अवशेष भी हैं, जिनमें एक हनुमान मंदिर काफी प्रोमिनेंट है। और हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, कुएं वगैरह भी दिखते हैं, जो पाली वालों की वाटर मैनेजमेंट स्किल्स का जीता जागता सबूत है। और घरों की आर्किटेक्चर कुछ खास? वो टिपिकल राजस्थानी हवेली स्टाइल का है। मोटी दीवारें, शायद एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए। पतली संकरी गलियां जो छाया देती होंगी और तेज हवाओं से भी बचाती होंगी। अच्छा। और घरों की दहलीज ऊंची है ताकि उड़ती हुई रेत आसानी से घर के अंदर ना आ सके। मतलब डेजर्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से काफी वेल थॉट आउट डिजाइन था। कमाल की प्लानिंग, सच में इंजीनियस थे वो लोग। और जब वहां आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुई, खुदाई हुई, तो क्या मिला? एनी क्लूज अबाउट द डिपार्चर? एक्सकेवेशंस में ज्यादातर डेली यूज की चीजें मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पॉटरी शार्ड्स, अनाज पीसने की चक्की, ग्राइंडिंग स्टोन्स, खाना पकाने के बर्तन, कुकिंग यूटेंसिल्स, ऐसी चीजें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, एक ऐसी चीज जो नहीं मिले। क्या नहीं मिला? वहां कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स नहीं मिले। गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, कॉइन्स, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे द साइट्स वर स्वेप्ट क्लीन ऑफ वैल्यूएबल्स। कोई कीमती चीज नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर लोग एक रात में अचानक भागे थे सलीम सिंह के डर से, तो अपना कीमती सामान तो शायद पीछे छूट जाता। पैनिक में कौन इतना सोचता है? सब समेटने का टाइम कहाँ मिलता? एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये फाइंडिंग एक रात में भागने वाली ड्रामेटिक स्टोरी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। हाँ बिल्कुल। इट स्ट्रांगली सजेस्ट कि लोगों का जाना सडन नहीं था। शायद ये एक प्लान्ड डिपार्चर था। उन्होंने जाने की पूरी प्लानिंग की, अपना कीमती सामान जो भी था वो सब इकट्ठा किया और अपने साथ ले गए। ये ग्रेजुअल अबैंडनमेंट या प्लान्ड माइग्रेशन वाली थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट करता है। हाँ, काफी हद तक। और कुछ जगहों पर जो डिस्ट्रक्शन है वो भी किसी सडन वायलेंस से ज्यादा नेचुरल डिके और लॉन्ग अबैंडनमेंट के कारण लगता है। मतलब वक्त के साथ हुआ नुकसान। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जहां फोकलोर एक ड्रामेटिक सडन एस्केप की बात करता है, वहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक प्लान्ड ऑर्डरली डिपार्चर की तरफ इशारा कर रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही अपने आप में एक मिस्ट्री है यार। बिल्कुल। और ये जगह अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के प्रोटेक्शन में है। एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कंजर्वेशन का काम चल रहा है, लेकिन बढ़ता हुआ टूरिज्म वो इन डेलिकेट रूइंस पर प्रेशर भी डाल रहा है।
दैट्स अ कांस्टेंट चैलेंज। हाँ, वो तो है। और जब आंसर्स इतने साफ ना हों तो शायद वहीं से रहस्य और दूसरी तरह की कहानियों को जगह मिलती है। जैसे कि आजकल कुलधरा अपने हॉन्टेड विलेज टैग के लिए ज़्यादा मशहूर हो गया है, फिल्मों में, टीवी शोज़ में। क्या वाकई में वहाँ कुछ पैरानॉर्मल है, कुछ गड़बड़ है? हाँ, पिछले कुछ डेकेड्स में कुलधरा की ये हॉन्टेड आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। इट्स ऑलमोस्ट ओवरशैडोइंग इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नाउ। लोग कई तरह के स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस बताते हैं जो उन्होंने वहां फील किए, या कम से कम वो ऐसा दावा करते हैं। दावे? जैसे कि क्या क्लेम्स हैं? क्या होता है वहाँ? बहुत कुछ, जैसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देना, बच्चों के रोने की, चूड़ियों की खनक की, या फिर फेंट विस्पर्स, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बाप रे! ऐसा फील होना कि कोई पीछे चल रहा है या घूर रहा है। अ फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। कुछ लोग बताते हैं सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स होते हैं। तापमान गिर जाता है अचानक। कॉमन एक अजीब सी बेचैनी, डर या भारीपन महसूस होना, अ सेंस ऑफ अनईज कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सुनने में तो काफी क्रीपी लगता है, लेकिन इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी तो हो सकता है। मतलब हर चीज भूत थोड़ी होती है। बिल्कुल, एक क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। पहला तो है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसे एक्सपेक्टेशन इफेक्ट कहते हैं। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट मतलब अगर आप पहले से मानकर जाएंगे कि जगह हॉन्टेड है, तो आपका ब्रेन हर नॉर्मल चीज को भी उसी तरह इंटरप्रेट करेगा। हर परछाई, हर आवाज डरावनी लगेगी। आप वही ढूंढ रहे होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हम खुद ही डर को इनवाइट करते हैं समटाइम्स। काफी हद तक, हाँ। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सोचो, रेगिस्तान का सन्नाटा, रात का अंधेरा, हवा की साए साए की आवाज, टूटे फूटे खंडहरों का वो ईरी एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर ही एक स्पूकी माहौल बना सकते हैं, स्पेशली आफ्टर डार्क। हाँ, माहौल तो डरावना हो सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि रूइंस से गुजरती हवा लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यानी इंफ्रासाउंड पैदा कर सकती है। ये हमें कॉन्शियसली सुनाई नहीं देती, पर सबकॉन्शियसली हमें अनईजी, एंग्शियस या सैड फील करा सकती है। इंटरेस्टिंग। ये इंफ्रासाउंड वाली बात मैंने पहले नहीं सुनी थी। और कल्चरल एस्पेक्ट, इसका क्या रोल है? वो भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, इंडिया में श्राप, आत्माओं और ऐसी मिस्टीरियस जगहों के प्रति एक डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है। हाँ, वो तो है। कुलधरा की कहानी एक तरह से अन्याय, इनजस्टिस के खिलाफ एक मॉरल टेल भी बन जाती है कि जुल्म करने वाले का अंजाम बुरा होता है और पीड़ितों की आह लगती है। ये कहानी हमारी कल्चरल साइकी से रेजोनेट करती है। और थोड़ा सिनिकल होके सोचें तो कुछ और भी वजह हो सकती है इस हॉन्टेड टैग के पीछे। इकोनॉमिक मोटिवेशन भी एक फैक्टर है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। पैसा? हाँ, हॉन्टेड टैग से टूरिज्म जबरदस्त बढ़ता है। लोग हिस्ट्री से ज्यादा थ्रिल और गोस्ट स्टोरीज के लिए आते हैं। इससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। गाइड्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, छोटे मोटे स्टॉल्स हैं। तो इस मिस्ट्री को जिंदा रखने में एक कमर्शियल एंगल भी है। इसमें कोई बुराई नहीं, पर यह भी एक पहलू है। तो मतलब पैरानॉर्मल क्लेम्स के पीछे साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, कल्चर और इकोनॉमिक्स सबका मिक्स हो सकता है। सच कुछ भी हो, बट कहानी चाहे जो भी हो, सलीम सिंह की, पानी की या भूत की, इसका पालीवाल कम्युनिटी और राजस्थान के लिए क्या मतलब है? सोशो कल्चरली ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कुलधरा की कहानी आज पालीवाल कम्युनिटी की आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनके लिए ये सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं है। तो क्या है उनके लिए? ये उनके एंसेस्टर्स के जुल्म के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है, अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑप्रेशन। उन्हें इस बात पर प्राइड है कि उनके पुरखों ने ऑनर के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, झुके नहीं। अच्छा, वो आज भी कुलधारा से जुड़ी यादों को चेरिश करते हैं, वहाँ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। इट कनेक्ट्स देम टू देयर पास्ट। तो ये उनके लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड एंड आइडेंटिटी है, एक विरासत है। बिल्कुल। और ये कहानी राजस्थानी कल्चर की को-वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करती है। इज्जत, कम्युनिटी सॉलिडेरिटी, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब बातें राजस्थानी ईथोस का हिस्सा हैं। सही कहा। और टूरिज्म का इम्पैक्ट तो है ही, जैसा आपने कहा। हाँ, प्री पेंडेमिक फिगर्स के हिसाब से सालाना 50,000 से ज्यादा लोग कुलधरा विजिट करते थे। ये जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर अट्रैक्शन है, स्पेशली फॉर सनसेट व्यूज।
हेरिटेज सर्किट्स का हिस्सा है और अब तो डार्क टूरिज्म या पैरानॉर्मल टूरिज्म का भी हॉटस्पॉट बन गया है। एंट्री फीस लगती है, गाइड्स मिलते हैं। हाँ, कनेक्टिविटी ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? इस टूरिज्म बूम के फायदे नुकसान। प्रोज क्लियर हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कंजर्वेशन के लिए फंड्स आते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है। लेकिन कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या हैं? सबसे बड़ा खतरा तो इन फ्रैजाइल रुइंस को ही है। ओवरक्राउडिंग, इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट्स, लिटरिंग, दीवारों पर लिखना, ये सब इन स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर रहे हैं। ओह, ये तो बुरा है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कभी-कभी लगता है कि हॉन्टेड स्टोरीज के शोर में रियल हिस्ट्री, पालीवालों का स्ट्रगल, उनकी एक्चुअल स्टोरी कहीं दब रही है। बैलेंसिंग प्रिजर्वेशन एंड टूरिज्म इज ऑलवेज ट्रिकी। हाँ, ये तो हर हिस्टोरिकल साइट के साथ चैलेंज है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद भी व्हाट आर द बिग अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस जो अब भी बाकी हैं, जो कुलधरा को एक इनिग्मा बनाए रखते हैं? कई बड़े सवाल अब भी अनआंसर्ड हैं। पहला, द एग्जैक्ट टाइमलाइन। क्या वाकई सब कुछ एक रात में हुआ, या ये ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसे बाद में ड्रामेटिक बना दिया गया? ये अभी तक क्लियर नहीं है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, द डेस्टिनेशन। वो 15 से 2000 लोग आखिर गए कहाँ? उनका कोई डेफिनेट न्यू सेटलमेंट हिस्ट्री में ट्रेस क्यों नहीं होता? वेयर डिड दे वैनिश? ये सबसे बड़ा रहस्य है शायद। कहाँ गए होंगे वो लोग? तीसरा, परमानेंट अबैंडनमेंट। अगर हम श्राप को फोकलोर माने, तो भी ये अजीब है कि पिछले 200 सालों में वहां कोई दोबारा क्यों नहीं बसा? इतनी वेल बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ व्हाई डिड नो वन एल्स ट्राई? पालीवाल या कोई और? ये अजीब है। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। चौथा, द डॉक्यूमेंटेशन गैप। इतनी बड़ी इवेंट का उस टाइम के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इतना कम जिक्र क्यों है? Why the silence in administrative documents? कुछ तो लिखा होना चाहिए था। सही। और पांचवा, नैरेटिव डोमिनेंस। सलीम सिंह वाली कहानी ही इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई? पानी की कमी या इकोनॉमिक डिक्लाइन जैसे ज्यादा प्लॉजिबल रीजंस पीछे क्यों रह गए? Why did this particular story stick? सच में सवाल तो अब भी बहुत हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं? कुलधरा की कहानी इतिहास और फोकलोर का, फैक्ट और फिक्शन का एक फैसिनेटिंग मिक्स है। बिल्कुल सही कहा। वी नो फॉर श्योर पालीवाल यहाँ रहते थे, वो इंजीनियस लोग थे, उन्होंने एक थ्राइविंग कम्युनिटी बनाई। वी नो गांव 19वीं सदी में अबैंडन हुआ और आज तक वैसा ही है। एंड वी नो कि ये कहानी, ये जगह इमेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है। हाँ, लेकिन वी डोंट नो फॉर श्योर व्हाई वो गए। अप्रेशन, पानी, इकोनॉमी, बीमारी, वी डोंट नो इफ इट वाज ओवरनाइट। वी डोंट नो सलीम सिंह का एग्जैक्ट रोल कितना था। The uncertainties are as compelling as the known facts. सच चाहे जो भी हो, कहानी में दम है। ये पालीवाल कम्युनिटी की लेगेसी को जिंदा रखती है, हमें इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने की इंस्पिरेशन देती है और टूरिज्म के जरिए इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करती है। It serves multiple purposes today. बिल्कुल। कुलधरा हमें याद दिलाता है कि हिस्टोरिकल ट्रूथ और कल्चरल मीनिंग हमेशा ओवरलैप नहीं करते। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और साथ ही एक लिविंग लेजेंड भी जो हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। शायद फ्यूचर रिसर्च और एक्सकवेशन, कोई खोए हुए रिकॉर्ड्स मिल जाएं, डिसेंडेंट्स के साथ ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज कुछ और राज खोल सके। हु नोज? जाते जाते एक ख्याल आ रहा है, सोचिए अगर पालीवाल एक रात में नहीं बल्कि धीरे धीरे गए थे अपनी प्लानिंग से, तो क्या ये श्राप वाली कहानी उन्होंने उनके बाद किसी ने डिलिबरेटली जानबूझकर इसलिए फैलाई ताकि कोई और उनकी वैल्यूएबल जमीन और स्ट्रक्चर्स पर कब्जा ना कर ले? एक तरह का सिंबॉलिक कीप आउट साइन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। बस एक थॉट है, सोचने वाली बात है। इंटरेस्टिंग थॉट हो सकता है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.